अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहा है। अभी तक बना नहीं है, वो मार्केट में एलओआईज के थ्रू सेल। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सो इन चारों रोड्स के बीच में ये पूरा का पूरा एरिट्रोपोलिस बनाया जा रहा है। इसमें पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी। ये एफआईआर में 100 से ज्यादा लोगों पर आप जानते हैं कि भाई देयर आर सम इश्यूज विद लैंड्स ऑफ ब्लॉक बी सी डी ऑल्सो। दोस्तों एरोसिटी, आईटी सिटी, मेडिसिटी, इकोसिटी 1, इकोसिटी 2, सेक्टर 88, सेक्टर 89 इन सभी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने के बाद गमाडा यानी कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहा है, जिसका नाम है एरिट्रोपोलिस। लगभग 5500 यानी कि 5500 एकर्स में फैला ये प्रोजेक्ट डिलीवर होने से पहले ही, डेवलप इनफैक्ट होने से पहले ही मार्केट में अपने लिए एक खास जगह बना चुका है और हर बजट का इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में अपना कम से कम एक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आज हम इसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो प्रोजेक्ट अभी तक बना नहीं है वो मार्केट में एलओआईज के थ्रू सेल कैसे हो रहा है, और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में भी पता होना चाहिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, जिनको आज हम समझेंगे। अब सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की तरफ बढ़े उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने सारे प्रोजेक्ट्स अभी गमाडा ने जो डिलीवर किए हैं उनके होते हुए भी ये नया और इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाने की जरूरत क्या है। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो ये कि बाकी डेवलपिंग कंट्रीज की तरह ही भारत भी एक डेवलपिंग यानी कि विकासशील देश है, जहां पर शहरीकरण जोरों पर है। हर छोटे शहर गांव से लोग मोहाली जैसे बड़े शहर की तरफ पलायन करते हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2056 आते तक मोहाली की एरी पॉपुलेशन यानी कि ग्रेटर मोहाली एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 45 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात ये दोस्तों कि पंजाब सरकार का ये एम है कि मोहाली को नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में डेवलप किया जाए। ऐसे में आने वाले समय में इस आईटी हब में हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान है। इन लोगों के लिए हमें यहाँ पर रहने की अच्छी जगह, खाने पीने की सुविधाएं, उनके लिए मार्केट्स, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो ये सारा काम अनप्लैंड तरीके से, अनऑथराइज्ड तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप होगा, जो कि मोहाली के लिए ठीक नहीं होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गमाडा ने अपना फ्लैगशिप और सबसे बड़ा टाउनशिप जो है वो लॉन्च किया है, जिसको हमने एरोट्रोपोलिस के नाम से जाना, जिसमें कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वाइड रोड नेटवर्क और एम्पल अमाउंट में ग्रीन स्पेसेस हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो लगभग 8 साल पहले ही उस समय की सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो काम ठंडे बस्ते में चला गया था। फिर जून 2022 में उस समय के नए चुनकर आए मुख्यमंत्री मिस्टर भगवंत मान के द्वारा इस प्रोजेक्ट का फिर से एक बार संज्ञान लिया गया और इसे हरी झंडी दिखाई गई। 2024 के जून में फिर एक बार मान सरकार ने गमाडा को इस प्रोजेक्ट में तेजी लाने के आदेश दिए और आज की डेट में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले 2027 के चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट में हमें अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी और पंजाब सरकार की ये कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट फेज 1 इस प्रोजेक्ट का डिलीवर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। सो बेसिकली ये आप ट्राई सिटी एरिया देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ आ गया, न्यू चंडीगढ़ आ गया। साथ ही में आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर ये खरड़, मोहाली, बनूड़, डेराबस्सी, जीरकपुर, पंचकुला ये देख रहे हैं। ट्राई सिटी में ये आपका मोहाली में ये आपका जो है एयरपोर्ट आ जाता है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एयरपोर्ट का टर्मिनल चंडीगढ़ में है, लेकिन उसका जो है रास्ता है PR9 ये मोहाली में हमें देखने को मिलता है। और इसी PR9 के साथ साथ हमें जो एरिट्रोपोलिस के नए ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं अगर और जूम इन करूं तो आप देख पाएंगे कि ये आपका आ गया PR9। जैसे मैंने अभी आपको बताया PR9 एयरपोर्ट से निकल कर आता है, ये आपका PR9 आ गया। ये आपका आईटी सिटी के सेक्टर्स आ गए, जिसमें ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। 66B, 82 अल्फा, 83 अल्फा, 101 अल्फा, ये आईटी सिटी के सेक्टर्स आ गए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे ये एरिट्रोपोलिस का फेज 1, एरिट्रोपोलिस का फेज 2,
और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लॉक्स अभी हाईलाइट हुए हैं, ये है आपका एरिथ्रोपोलिस, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये ए ब्लॉक आ गया, बी, सी, डी, ये चारों ही ब्लॉक्स को फेज 1 में डेवलप किया जाना है। उसके बाद ये जितने भी आपके 6 ब्लॉक्स बचते हैं, इन ब्लॉक्स को फेज 2 में डेवलप किया जाना है। टोटल यहाँ पर हमें 10 ब्लॉक्स एरिथ्रोपोलिस के डेवलप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकेशन को ही हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आप देखिए कि ये जो एरिथ्रोपोलिस है, इसमें आपको एक तरफ PR9 देखने को मिलेगा, वेस्ट में आपको ये PR9 देखने को मिलता है। वहीं पे दूसरी तरफ आपको ये नेशनल हाईवे 7 देखने को मिलता है, जो कि जीरकपुर को पटियाला से जोड़ता है। अब इसके नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है कार्गो रोड। मैं आपको वो भी हाईलाइट करके दिखा देता हूं। यहाँ पर ये आपका कार्गो रोड हमें देखने को मिलेगा। सो ये नॉर्थ में आपका कार्गो रोड आ गया, जो कि ब्लॉक ए के पास से निकलता है। उसके बाद ये PR7 आ गया। उसके बाद ये आपका PR11 आ जाता है, PR8 आ गया, ये आपका आ गया PR12। सो आप देखेंगे कार्गो रोड जो कि सेक्टर 65 66 के जंक्शन से आ रहा है, और इधर आपका PR12 ये साउथ में आ गया, ये नॉर्थ में आ गया। ये इसकी नॉर्थ और साउथ की लिमिट हो गई। इधर से आपका PR7 वेस्ट में आ गया, और PR7 के अलावा यहाँ पे नेशनल हाईवे 7 ये ईस्ट में आ जाता है। सो इन चारों रोड्स के बीच में ये पूरा का पूरा एरिथ्रोपोलिस बनाया जा रहा है, और इस एरिथ्रोपोलिस के बीच में से PR7 भी हमें देखने को मिलता है, PR11 देखने को मिलता है, PR8 देखने को मिलता है, PR12 हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये हो गई लोकेशन। अब इसके आसपास और क्या क्या चीजें हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके पास हमें एक तो IT सिटी देखने को मिलती है, IT सिटी के अलावा हमें इसके साथ एरो सिटी के भी ये ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एरो सिटी का ये जो एरिया है ब्लैक में, ये एरो सिटी भी इसी एरिथ्रोपोलिस के साथ हमें देखने को मिलती है। सो ABCDEFGHI एंड ये J ब्लॉक। तो आपका B, G और H और उधर से A ब्लॉक, इन सभी ब्लॉक्स के साथ एरो सिटी के भी ब्लॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। ये कुल मिला के लोकेशन हमें यहां पर देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं एमिनिटीज की, तो देखिए एयरपोर्ट लगभग 4 किलोमीटर यहां से, ए ब्लॉक से 4 किलोमीटर ही दूर है आपका एयरपोर्ट। अगर रेलवे स्टेशन की बात करूं तो लगभग यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ गया, तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन हमें मोहाली का देखने को मिलता है। अपोलो का 700 बेड का हॉस्पिटल G ब्लॉक में यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इसके अलावा 200 बेड का ही अपोलो का हॉस्पिटल हमें सेक्टर 89 में यहाँ पर देखने को मिलता है, थोड़ा सा नॉर्थ में यहाँ आ जाता है। इस जगह पर हमारे को यहाँ पे जो 89 में 200 बेड का अपोलो का हॉस्पिटल देखने को मिलता है। इसके अलावा फोर्टिस हॉस्पिटल भी यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। उसके अलावा अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मानव रचना स्कूल 82A में ही ऑलरेडी बनाया जा चुका है। यहाँ पर हमें मानव रचना स्कूल देखने को मिलता है। एमिटी यूनिवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है, बेडफोर्ड स्कूल यहाँ देखने को मिल रहा है। ये वो फैसिलिटीज या वो एमिनिटीज की मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि इस एरिथ्रोपोलिस के आसपास हैं। अभी इस एरिथ्रोपोलिस के 5500 एकड़ में जो फैसिलिटीज, जो हॉस्पिटल, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो बनेंगे वो अलग हैं, वो अलग हैं। ये तो वो चीजें हैं जो कि एरिथ्रोपोलिस के आसपास के एरियाज में डेवलप हो रही हैं। जैसे ये ब्लॉक, ये आपका सेक्टर 66B में ये जो जगह है, यहाँ पर 5 स्टार होटल्स डेवलप हो रहे हैं। ये तो मास्टर प्लान में ऑलरेडी है ही। अभी एरिथ्रोपोलिस के अंदर क्या क्या डेवलप होना है, ये चीजें अभी मार्केट में या फिर पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि भाई इसका लेआउट सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एरिथ्रोपोलिस को फेज वाइज मैनर में डेवलप किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 में हमें 4 ही ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। फेज 1 में कौन से 4 ब्लॉक्स हैं? A, B, C और D। इनमें से भी A जो ब्लॉक है इसमें कुछ लीगल इशू आया हुआ है। B, C और D इन तीनों ब्लॉक्स का काम ऑलरेडी चल रहा है, रोड नेटवर्क डेवलप हो रहा है, जबकि ए ब्लॉक में अभी कोई लीगल इशू आया हुआ है। टोटल अगर मैं ए ब्लॉक या फेज 1 की बात करूं तो फेज 1 में हमें 1650 एकड़ के आसपास की जमीन देखने को मिलती है, जिसमें से A,
जो ब्लॉक है इसकी 580 एकड़ जमीन है, 581 टू बी प्रिसाइज। अगर मैं बी ब्लॉक की बात करूं, इसकी मैं आपको दोबारा लिखता हूं, ए ब्लॉक में 581 एकड़ जमीन है। बी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो 206 एकड़ जमीन इसमें है बी ब्लॉक में। सी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 242 एकड़ जमीन इसमें है। एंड डी ब्लॉक जो है सी ब्लॉक में है, एंड डी जो ब्लॉक है ये सबसे बड़ा ब्लॉक है इन तीनों में से, दैट इज 493 एकड़ के आसपास जमीन जो है वो डी ब्लॉक में हमें देखने को मिलती है। अब ये तो हुई इन ब्लॉक्स की बात। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ए ब्लॉक लीगल डिस्प्यूट में गुआवा स्कैम, वहां पर गुआवा ऑर्चर्ड स्कैम है उसमें वो फंसा हुआ है। विजिलेंस ब्यूरो का 2023 में इस पे छापा हुआ था, लगभग 140 करोड़ का वो स्कैम है। इस वजह से ए ब्लॉक में अभी काम शुरू नहीं हुआ है। बी सी डी और के ये जो तीनों ब्लॉक्स हैं इसमें 900 लगभग 27 एकड़ में काम ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डिस्कशन इस पे करते हैं पॉकेट वाइज डिटेल की। अगर मैं बात करूं यहां पर तो पॉकेट वाइज भी आपको मैं डिटेल्स यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, एरिथ्रोपोलिस की पॉकेट वाइज डिस्कशन करें उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, वो ये कि सरकार के द्वारा या फिर गमाडा के द्वारा अब तक एरिथ्रोपोलिस का कोई भी सैंक्शनड लेआउट प्लान इशू नहीं किया गया है। हालांकि सरकार के द्वारा इशू की गई गाइडलाइंस है जिनका नाम है गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग ऑफ मेगा रेजिडेंशियल टाउनशिप प्रोजेक्ट्स। मैं फिर दोहरा दूं, गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग ऑफ मेगा रेजिडेंशियल टाउनशिप प्रोजेक्ट्स। ये वो गाइडलाइंस है जो कि हमें बताती हैं कि अगर कोई भी 100 एकड़ या उससे ज्यादा की टाउनशिप प्लान की जाती है तो उस टाउनशिप में क्या क्या होगा। मसलन इस गाइडलाइंस में, इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि इस तरह के सभी टाउनशिप्स में लगभग 45% का ही एरिया रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। 10 से 15% का एरिया कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल पर्पसेस के लिए यूज होगा। 30% का एरिया ग्रीन स्पेसेस और ओपन स्पेसेस के लिए छोड़ा जाएगा, और जो बाकी का एरिया होगा वो ईडब्ल्यूएस रेजिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब इन गाइडलाइंस के हिसाब से ही मार्केट में लोगों ने अपने आइडियाज लगाए हैं कि असल में पॉकेट ए, पॉकेट बी, सी और डी में क्या क्या होने वाला है। हम उन्हीं आइडियाज को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं हम डिस्कस करेंगे। अगर पॉकेट ए की बात करूं तो पॉकेट ए जो कि हमने अभी बताया कि 581 एकड़ में होने वाली है, इस 581 एकड़ की पॉकेट में लगभग 3000 से ज्यादा हमें रेजिडेंशियल यूनिट्स देखने को मिलेंगे। लगभग 1400 के आसपास यहाँ पर कमर्शियल यूनिट्स का अनुमान है, और लगभग 60 एकड़ के आसपास का जो एरिया है वो ओपन और ग्रीन स्पेसेस के लिए छोड़ा जाएगा। वहीं अगर मैं पॉकेट बी की बात करूं जो कि 206 एकड़ की ही पॉकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, इसमें ऐसा अनुमान है कि लगभग 1300 के आसपास रेजिडेंशियल यूनिट्स रहेंगे जो कि 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड के रहने वाले हैं। अच्छा, मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि गाइडलाइंस के अलावा यहाँ पे जो एलओआईज इशू हुई हैं अब तक सरकार की तरफ से, वो भी अच्छा आइडिया दे जाती हैं कि कितने रेजिडेंशियल कमर्शियल यूनिट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। सो पॉकेट बी की हम बात कर रहे थे, लगभग 1300 के आसपास रेजिडेंशियल यूनिट्स रहेंगे। लगभग 400 के आसपास यहाँ पर कमर्शियल यूनिट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एसईओज और बूथ आ जाएंगे जो कि 25 स्क्वायर यार्ड का बूथ से लेकर 200 स्क्वायर यार्ड का एसईओ हमें देखने को मिलेगा। 15 एकड़ के आसपास का यहाँ पर ग्रीन एरिया हमें देखने को मिलेगा। पॉकेट सी की अगर मैं बात करूं जो कि अराउंड अराउंड 242 एकड़ में बनाई जा रही है, इस 242 एकड़ में लगभग लगभग 1200 के आसपास हमें रेजिडेंशियल यूनिट्स और 500 के आसपास कमर्शियल यूनिट्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि इस पॉकेट में डेवलप किए जाएंगे। ग्रीन स्पेसेस में हमें 20 एकड़ से ज्यादा की ग्रीन स्पेसेस इसमें देखने को मिलेंगे, जिसमें पार्क्स वगैरह सब आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं पॉकेट डी की बात करूं जो सबसे बड़ी पॉकेट है, उसमें 493 एकड़ हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से अगर मैं रेजिडेंशियल यूनिट्स की बात करूं तो लगभग 1200 ही रेजिडेंशियल यूनिट्स हमें यहाँ पर लगभग 2500 रेजिडेंशियल यूनिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एंड 1200 के आसपास कमर्शियल यूनिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 35 एकड़ का जो एरिया है वो एरिया ग्रीन स्पेसेस में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो प्लैंड सेक्टर्स होते हैं या जो पॉकेट्स होती हैं उसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल के अलावा एक थर्ड एंगल हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सोशल साइड ऑफ द सेक्टर। उसमें हमें कोई भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस या फिर स्कूल्स या फिर हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, या फिर रिलीजियस प्लेसेस हो गए, ये सब देखने को मिलता है। सो आप ये मानकर चल सकते हैं कि इन सभी पॉकेट्स में आपको स्कूल्स,
डिस्पेंसरीज, आपके रिलीजियस प्लेसेस, इस तरह की भी चीजें देखने को मिलेंगी। अब ये पॉकेट्स की हमने डिस्कशन की, एक छोटी सी नजर मैं आपको बाकी की जो रिमेनिंग पॉकेट्स है उसके ऊपर भी दौड़ाना चाहूंगा आपकी नजर, और उसके बाद मैं फिर ए पॉकेट का जो स्कैम है उसको डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले अगर मैं बाकी की जो रिमेनिंग पॉकेट्स है जिनके लिए अभी सरकार जमीन एक्वायर कर रही है, कौन सी पॉकेट में कितनी जमीन एक्वायर होगी वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे ब्लॉक ई, ब्लॉक ई के लिए लगभग 758 एकड़ यानी कि 758 एकड़ जमीन होनी है। ब्लॉक एफ में 493 एकड़ होगा, ब्लॉक जी में 498 एकड़ है, ब्लॉक एच में 879 एकड़ हमें देखने को मिलेगा, ब्लॉक आई में लगभग 463 एकड़, ब्लॉक जे में 462 एकड़ हमें यहां पर देखने को मिलेगा। इन सभी ब्लॉक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की जो सरकार की नोटिफिकेशन है वो जारी की जा चुकी है, यानी कि इन सभी ब्लॉक्स की जमीन जो सरकार ने अधिग्रहण करनी है उससे पहले जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, यानी कि समाज के ऊपर जो ये जमीन अधिग्रहण होगी उसका क्या नेगेटिव और पॉजिटिव असर आएगा, यहाँ पे जो रह रहे लोग हैं जिनकी जमीन अधिग्रहण हो रही है उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या नुकसान उन्हें झेलने पड़ेंगे, वो जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट है वो अभी सरकार इस पे बनाएगी, उसकी स्टडी चल रही है, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। अब इन पॉकेट्स की हमने बात कर ली, अब मैं ए पॉकेट की तरफ दोबारा आपको लेकर जाऊंगा जिसमें हमने कहा हमें स्कैम देखने को मिला है। हुआ क्या था, देखिए मई 2023 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी। ये एफआईआर में 100 से ज्यादा लोगों का नाम शामिल है, जिसमें कि एक डजन से ज्यादा इसमें सरकारी ऑफिसर्स का नाम शामिल है। इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने मिलकर सरकार को 140 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया है। ये दावा किया गया है कि भाई ये जो जमीन सरकार ने एक्वायर की थी ब्लॉक ए के लिए, इस जमीन में इन लोगों ने गलत तरीके से रिकॉर्ड्स में ये दिखाया था कि उन लोगों की जमीन में अमरूद के बाग हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, जबकि ऐसा नहीं था। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सरकार जब कभी जमीन एक्वायर करती है तो उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज होती है जैसे कि कोई बाग हो गए फल फ्रूट के, उसमें सरकार जो है आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन देती है। इन्होंने गलत तरीके से जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनिपुलेट करके, मान लीजिए अभी सरकार इस साल कोई जमीन एक्वायर कर रही है और इसी साल उन्होंने यहाँ पे जमीन खरीदी, उसमें अमरूदों के पौधे लगाए और सरकार के रिकॉर्ड्स में ये दिखा दिया कि ये पौधे पुराने लगे हुए हैं। इस तरह से सरकार से इन्होंने धोखे से 140 करोड़ रुपए लिए, ऐसा इन पे आरोप है। अब ये मामला कोर्ट में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इस वजह से ब्लॉक ए का काम जैसे हमने कहा अभी रुका हुआ है। ब्लॉक बी सी डी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ब्लॉक बी सी डी में जो काम हो रहा है उसके ऊपर भी मैं अगर आपकी नजर लेकर जाऊं तो देखिए जो अभी सरकार की तरफ से टेंडर पास किया गया है उसको अवार्ड किया गया है सीगल इंडिया लिमिटेड और जेएसपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जॉइंट वेंचर को। लगभग 509 करोड़ रुपए का ये टेंडर है। इस टेंडर के तहत इन दोनों कंपनीज का ये जो जॉइंट वेंचर है, इन्हें क्या काम करना है, इन्हें ब्लॉक बी सी डी में ग्रिड वर्क करना है, रोड का जो काम है वो काम करना है, सीवेज और ड्रेनेज पाइप्स का काम करना है, टर्शरी वाटर सिस्टम का काम करना है और अंडरग्राउंड पावर केबल्स को ले डाउन करने का काम करना है। यानी कि रोड्स बनाने हैं, सीवेज और ड्रेनेज पाइप्स बिछानी है, जो पीने के पानी की पाइप्स होंगी वो लेकर आनी है आपके घरों तक, और दूसरा अंडरग्राउंड जो पावर केबल्स हैं वो यहाँ पर बसानी है। अब ये सारे जो काम है ये इकट्ठे किए जाने हैं इनके द्वारा, सो दैट कोई भी यहाँ पे मिसमैच ना हो। इनका जो टारगेट है वो है कि इनको अप्रैल 2026 से पहले इस काम को कंप्लीट करना है। अब ब्लॉक ई टू जे की मैंने आपको बात की, टोटल जो लैंड एरिया ब्लॉक ई टू जे में है वो 3553 एकड़ सरकार एक्वायर कर रही है, वो मैंने आपको ब्लॉक वाइज ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है। अब एक रेड फ्लैग की मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि भाई देखिए जब आप इस एरिट्रोपोलिस में कोई प्रोजेक्ट या कुछ खरीद रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे बचने की ज़रूरत है या फिर कुछ चीज़ों या कुछ रिस्क को आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स उठाएं। आपने ब्लॉक ए के स्कैम के बारे में तो सुन लिया, आपने मार्केट में भी सुना होगा, लोगों ने आपको बताया होगा, बट क्या आप जानते हैं कि भाई देयर आर सम इश्यूज विद लैंड्स ऑफ ब्लॉक बी सी डी ऑल्सो। वो इशू क्या है थोड़ा सा उसके ऊपर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। सरकार जब भी इन ब्लॉक्स के लिए या कोई भी लैंड एक्वायर करती है
पंजाब में जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी है उसके हिसाब से ये है कि आपको लैंड एक्वायर जब की जाएगी आपकी, उसके बदले में पैसा नहीं देंगे, उसके बदले में एक डेवलप्ड पीस ऑफ लैंड वापस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे 1 एकड़ जमीन एक्वायर की जाती है, आप एक किसान हो, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, उसके बदले में सरकार आपको पैसा नहीं देगी, बल्कि जो डेवलप की गई भूमि होगी उसमें से 1000 गज रेजिडेंशियल प्लॉट और 200 गज का आपको कमर्शियल प्लॉट या एसईओ दे दिया जाएगा। अब रेजिडेंशियल प्लॉट में एक 500 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट होगा, एक 200 गज का, एक 300 गज का, ये आपका ब्रेकअप रहता है। लेकिन आज भी 250 एकड़ की एलओआई सरकार के द्वारा इशू नहीं की गई है। सरकार जब आपको वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट देने का वादा करती है, उसी को एलओआई, लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। अगर किसी किसान की 1 एकड़ जमीन एक्वायर हो गई, बदले में उसे सरकार ये 1000 रेजिडेंशियल, 200 एकड़, 200 गज के लेट्स से एसईओ का एलओआई इशू कर देती। आज भी 250 एकड़ की एलओआई सरकार ने इशू नहीं की है और वो मामला कोर्ट में है। उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो 250 एकड़ है, ये वो जमीन है जो इन्वेस्टरों के द्वारा खरीदी गई थी और सेक्शन 11 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट की नोटिफिकेशन इशू होने के बाद खरीदी गई थी। अब आप कहेंगे ये सेक्शन 11 की ये नोटिफिकेशन क्या है? सरकार कोई भी जमीन जब खरीदती है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, वो एक सेक्शन 11 के तहत नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसमें वो बताती है कि सरकार जनता के हित में इस पर्टिकुलर एरिया के इतने एकड़ जमीन को एक्वायर करने की मंशा रखती है और उसके ऊपर वो सरकार काम कर रही है। अब ये जो लैंड एक्विजिशन की ये जो नोटिफिकेशन है, जब ये इशू कर दी जाती है, उसके बाद अगर आप कोई जमीन वहां पे खरीदते हैं जो कि एक्चुअल में सरकार ने एक्वायर करनी थी, तो वहां पर अब लीगल पेच फंसा हुआ है कि उसका मालिकाना हक आपका माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा फॉर द कंपनसेशन पर्पसेस। यानी कि सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, तो सरकार उसमें आपको एलओआई देने से मना कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही ए बी सी डी वाले जो ब्लॉक्स हैं, इनके केस में हुआ है। लगभग 250 एकड़ की एलओआई इसीलिए नहीं इशू हुई है क्योंकि इन 250 एकड़ को उन लोगों ने खरीदा था जो इन्वेस्टर्स हैं, और एलओआई आई मीन जो सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन है उसके आने के बाद खरीदा था। आज की डेट में ये मामला कोर्ट में है। अगर कोर्ट की तरफ से इन लोगों के फेवर में डिसीजन नहीं आता तो ये मामला हायर कोर्ट में चला जाएगा। ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शन 11 इटसेल्फ जो है वो ये निर्देश देता है कि कलेक्टर के द्वारा जब ये नोटिफिकेशन जारी की जा रही है, उसके बाद आप वहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन उस एरिया में नहीं कर सकते, यानी कि जमीन खरीद बेच नहीं सकते हैं। आज की डेट में ये जो बाकी के 6 ब्लॉक्स हैं, जिसमें ई एफ जी एच आई और जे आ जाता है, यहाँ पे सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की स्टडी चल रही है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, स्टडी कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर ये सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन जारी हो जानी चाहिए, ऐसा कानून कहता है। अभी कुछ लोग यहाँ पे जमीन खरीद बेच कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब सेक्शन 11 की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब हमें यहाँ पे जमीन खरीदने से, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से परहेज करना चाहिए। आज के लिए अब मैंने आपको ये सारी चीज तो बता दी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से अब तक कौन से ऑफिशियल पेपर इस एरिट्रोपोलिस से जुड़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। सरकार की तरफ से कोई लेआउट नहीं आया है कि किस ब्लॉक में क्या होगा। सिर्फ 4 नक्शे सरकार ने अब तक इशू किए हैं, जिसमें से पहला नक्शा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो फेज 1 का, जिसमें ये देखिए ये चीजें हाईलाइट की हैं सरकार ने। दूसरा आप यहाँ पे मैप देख रहे हो, इसमें पूरा का पूरा एरिट्रोपोलिस का मैप है, जिसमें आप ये ब्लैक लाइंस देख रहे होंगे। उसके अलावा गूगल की भी 4 इमेजेस उन्होंने इशू किए हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे गूगल अर्थ पे भी सरकार ने इस तरीके से, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पिंक लाइन है आपको देखने को मिलती है, ये जो पिंक लाइन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप देखिए। और सेम विद द फुल एरिट्रोपोलिस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। सरकार की तरफ से अभी तक ये 4 नक्शे इशू किए गए हैं, इसके अलावा कोई लेआउट प्लान नहीं है। गूगल अर्थ पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि आज की डेट में क्या काम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ग्रिड्स जो रोड है उनका काम यहाँ पर
होता हुआ दिखाई देगा। ये आपका आ गया जी, ये 82A, 83, सॉरी ये 82A ये आ गया, 83A आ गया, और ये आ गया आपका 101A। अब ये देखिए, ये जो ग्रिड्स का रोड हैं, जो आर्टीरियल रोड्स हैं, उनका काम जो है सरकार यहाँ पर ऑलरेडी करती हुई दिखाई दे रही है। जो प्राइवेट कंपनीज जिनको ये टेंडर मिला है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रोड का काम जो है अब चल रहा है, और आने वाले समय में ये आपको अप्रैल 2000 जो 26 है, या जो टारगेट है इनका, शायद वहां तक ये कुछ कर पाए, तो वो चीज़ हमें देखनी रहेगी। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं, प्राइजेस आज की डेट में इस एरिट्रोपोलिस में लगभग 1 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड से शुरू होकर 1.25 लाख रुपए तक तो आराम से पहुंच चुके हैं। जो एलओआईज हैं, वो किसानों को जो मिली हुई एलओआईज हैं, वो आगे लीगली बेची जा सकती हैं, और वो ट्रांसफर होती हैं गमाडा में जाके, पूडा में जाकर आप उन एलओआईज को ट्रांसफर करवा सकते हैं। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, आप किसी किसान से एलओआई खरीद रहे हैं, वो किसान को आप पैसा चुकाकर एलओआई अपने नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। दिस इज लीगली पॉसिबल। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट लगभग जो है वो डी ब्लॉक में, और सी बी ब्लॉक जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में, उसमें आते आते तक वो जो रेट है वो लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना साइज का प्लॉट ले रहे हैं। प्लस माइनस आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये था जी पूरा का पूरा एरिट्रोपोलिस का डिस्कशन। आई होप कि काफ़ी चीज़ें आपको समझने को मिली होंगी। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देर इज़ नो प्रॉब्लम विद एलओआईज इसमें। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो, और इस पे कुछ और डिस्कशन या जानकारी लेना चाहें, तो स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है इस पे भी आप कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अगले वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।